जय हिंद यंग फ्रेंड्स। मैं ग्रुप कैप्टन ए के श्रीवास्तव और मिलिट्री करियर साइकोलॉजिस्ट एंड एसएसबी मेंटर। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यंग फ्रेंड्स, एसएसबी के बारे में एक बहुत ही अनप्लेजेंट या ऐसा फैक्ट है जिसके बारे में लोगों को बहुत ही आश्चर्य होता है कि आर्म फोर्सेस में एज एन ऑफिसर करियर कितना महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है, न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि आर्म फोर्सेस के लिए, देश के लिए, देश की सेनाओं के लिए। ऑफिसर्स कैडर ज्वाइन करने के लिए किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए और खास करके एसएसबी के बारे में किस तरीके से लोगों को ओरिएंट होना चाहिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है। इट्स सिंपली अनफॉर्चुनेट that the system has not issued any official document so far, to the best of my knowledge. Friends, इतने महत्वपूर्ण करियर के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातें जो देश की सेनाओं को प्रभावित करेंगी, देश के भाग्य को प्रभावित करेंगी, यानी एसएसबी के माध्यम से जो लोग सिलेक्ट होंगे उनकी परफॉर्मेंस, उनकी लीडरशिप क्वालिटी देश की सेनाओं के लिए, देश के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस एसएसबी की तैयारी किस तरीके से किया जाए, इसके बारे में कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। ये बड़ा विचित्र सा फैक्ट है, संजोग है, जो भी आपको कहना है कह लीजिए, लेकिन इससे बहुत ज्यादा ही नुकसान हो रहे हैं। आज का कैंडिडेट, उसको क्लैरिटी चाहिए, स्पष्टता चाहिए। यंग फ्रेंड्स, जब मेरी जनरेशन या मैं खुद 1986 में, 1986 में एसएसबी के लिए मैं अपीयर हुआ था और उस समय कोचिंग या एसएसबी के बारे में गाइडेंस की सुविधाएं बहुत कम उपलब्ध थीं, एक आध जगह थीं, और कैंडिडेट से उम्मीद की जाती थी कि वो बिना किसी कोचिंग के अपीयर होंगे, अपने रिस्पॉन्सेस को प्रेजेंट करेंगे ताकि उसमें स्पॉन्टेनिटी रहे, ताकि वो ओरिजिनल रहे। वक्त बदलता है, धीरे धीरे करके लोगों ने एग्जामिनेशन के लिए अपना एटीट्यूड बदला और आज सभी लोग ये सोचते हैं कि एग्जाम से पहले एक स्पष्टता होनी चाहिए सिलेबस के बारे में, एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। और इस नीड ने, इस आवश्यकता ने एसएसबी को भी बहुत बुरी तरीके से अपने लपेटे में लपेट लिया। आज लगभग हर मिडिल क्लास टाउन में कोई ना कोई एसएसबी या आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट आपको अवश्य मिल जाएंगे। ये तो फैक्ट है, ये तथ्य है जिसके बारे में आज कोई इनकार नहीं कर सकता है कि अधिकतम कैंडिडेट्स 90% एंड अबव, ये मेरा मोटा मोटा अनुमान है, किसी न किसी कोचिंग सेंटर से जरूर गाइडेंस लेकर के, कोचिंग लेकर के अपीयर होते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष यह है कि कोचिंग में आपको मिल क्या रहा है, क्या आपको ऑथेंटिक नॉलेज मिल रहा है। फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल पर आप जाइए और मेरा उसमें इंट्रोडक्शन एक वीडियो है जिसमें मैंने अपने बारे में, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया है। आप इस क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को अगर आप तुलना करेंगे बाकी मेंटर्स की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस से, तो शायद आपको एक बहुत बड़ा मिसमैच मिलेगा। और आज एसएसबी कोचिंग की जो एक परंपरा चल पड़ी है, उसमें अधिकतम ऐसे मेंटर्स हैं जिनका
एसएसबी या आर्म फोर्सेस से बहुत दूर दूर तक, या सिलेक्शन सिस्टम से कहें तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। कुछ लोग इस बात को पसंद करेंगे, कुछ लोग नहीं पसंद करेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है उससे। लेकिन एक बात मैं आपको एज अ वार्निंग, एक चेतावनी मैं देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों ने, जिनका सिलेक्शन सिस्टम से और आर्म्ड फोर्सेस से कोई साबका नहीं हुआ है, इन लोगों ने कुछ ऐसी भ्रांतियां कैंडिडेट्स के मन में डाल दी हैं जिससे कैंडिडेट कंफ्यूज होता है, उसके रिस्पॉन्सेस प्रोग्राम्ड हो जाते हैं, प्रेजुडिस्ड हो जाते हैं। ऐसी कई भ्रांतियों के बारे में मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में बताया था आपको। उसमें से जैसे एक, आपको याद होगा, एक वीडियो मैंने पब्लिश किया है, इज योर सेल्फ डिस्क्रिप्शन शेयर्ड विद द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। पता नहीं कहां से कुछ लोगों ने ऐसी कुछ अफवाह उड़ा दी है, इसको मैं अफवाह ही कहूंगा। देखिए, साइकोलॉजिकल टेक्निक, ग्रुप टेस्टिंग टेक्निक और इंटरव्यू टेक्निक तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, और कॉन्फ्रेंस से पहले किसी भी कैंडिडेट के बारे में अपना कोई भी इनपुट या कैंडिडेट्स के रिस्पॉन्स बिल्कुल ही शेयर नहीं करते। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इसको किस आधार पर इसके बारे में भ्रांतियां फैला दी, मुझे पता नहीं। इसी तरीके से अभी मेरा पिछला वीडियो था जिसमें मैंने इस बात को बहुत ही असर्टिवली, इस बात को जोर देकर के कहा था कि ये प्रोजेक्टिव टेक्निक है, जिसमें आपका हीरो टीएटी स्टोरीज का, यानी आप जो भी स्टोरीज लिखते हैं उसका हीरो इनडायरेक्टली आपकी क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है। आप उसके ऊपर अपनी क्वालिटीज, अपने रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस, हाँ, अपने चॉइसेस उसके ऊपर थ्रस्ट करते हैं, उसके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। तो आपके बारे में जानने के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास एक इनपुट है कि आपके हीरो की क्या क्वालिटीज हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं। इसी के आधार पर आपके बारे में अनुमान लगाया जाता है, प्रेडिक्शन किया जाता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक कहते हैं इसको। अभी कुछ दिनों से मैं ऑनलाइन गाइडेंस दे रहा हूं, डोजियर इवैल्यूएशन भी कर रहा हूं, फीडबैक भी दे रहा हूं, और उस दौरान मुझे अपने पार्टिसिपेंट्स, एसएसबी एस्पिरेंट्स से जो भी कुछ इनपुट मिल रहा है उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि आपकी एसएसबी कोचिंग की, हाँ, विचारधारा में कुछ ऐसे अनफाउंडेड ओपिनियंस जिसका कोई आधार नहीं है, आज उन्हीं में से एक के बारे में बात करेंगे। पिछले बैच के मेरे एक कैंडिडेट ने ये मुझसे जानना चाहा, खास करके टीएटी स्टोरीज के बारे में, कि सर क्या टीएटी स्टोरीज पीआईक्यू के अनुसार बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उनको किसी मेंटर ने बताया है कि आपका पीआईक्यू हैज टू बी कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड इन योर स्टोरीज। अब इसी के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। पीआईक्यू डेफिनेटली क्या है, पहले तो ये सोचें कि पीआईक्यू होता क्या है और पीआईक्यू किस लिए होता है। पीआईक्यू इज द रिकॉर्ड ऑफ योर एजुकेशनल एंड डेवलपमेंटल लैंडमार्क्स। PIQ is about your socio-economic background. PIQ is about the SWOT, SWOT of your developmental history. PIQ बहुत सारी चीजों को सामने ले आता है. It reveals many things. How you have utilized the opportunities available in the environment during your developmental and educational phase. तो इस तरीके से PIQ काफी कुछ आपके बारे में बताता है, लेकिन अपने बारे में बताने के लिए पीआईक्यू के फैक्ट्स को सामने रख करके स्टोरी बनाना, ये मैंने उस
कैंडिडेट से मैंने पूछा, जो मेरा स्टूडेंट था वो कहीं से और से ये इंफॉर्मेशन लेकर के आया था। मैंने पूछा, हाउ इट इज पॉसिबल, टेल मी द टेक्निक हाउ टू रिफ्लेक्ट योर PIQ। तो सर ऐसा तो बताया नहीं। मैंने कहा आपने पूछा नहीं या उन्होंने बताया नहीं, गलती दोनों तरफ से। When somebody is giving you an opinion, please muster the courage to ask him how to apply this। मैं आपसे बता रहा हूं, PIQ उसका पर्पस बहुत दूसरा है, और PIQ जितना आपके बारे में बताता है उससे ज्यादा नहीं बताता है। PIQ is not reflecting you completely। For example, how much social you are, how many friends you have got, whether you are extrovert or whether you are introvert or whether you prefer to stay alone। PIQ में पता चलता है क्या इसका? How many books have you read? Does the PIQ reveal this? Does the PIQ reflect how many places have you visited? नहीं ना। लेकिन by visiting the places, by interacting with the various situations of life, by having contacts with friends of variety, you learn so many things। So PIQ आपको जितना बताता है, आई मीन जब मैं कह रहा हूं आपको, तो इसका मतलब है कि किसी असेसर को, लेट्स से साइकोलॉजिस्ट को, वो चीजें कुछ रिवील करता है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो PIQ नहीं बताता है। तो PIQ के ऊपर किस तरीके से रिलाई करना उचित होगा, या उसको कॉन्शियसली अपनी स्टोरीज में लेकर के आना। एक और चीज है, जब आप लाइफ से इंटरैक्ट करते हैं, जैसे जैसे आप हाँ सोशली ग्रो करते हैं, वैसे वैसे आप अलग अलग तरीके के लोगों को मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड मेडिकल में चला गया होगा, हो सकता है कोई फ्रेंड लॉ में चला गया होगा, आपका कोई रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव इंजीनियर हो सकता है, कोई किसी अन्य प्रोफेशन में हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई प्राइवेट फर्म में CEO हो सकते हैं। आप इनके साथ जैसे जैसे इंटरैक्ट करेंगे, वैसे वैसे इनके प्रोफेशंस के बारे में, इनकी लाइफ के चैलेंजेस के बारे में आपको पता चलेगा, उनके रूटीन के बारे में पता चलेगा। आप डॉक्टर नहीं है, फिर भी आपको पता चलेगा कि एक डॉक्टर की लाइफ में क्या होता है। अगर वो हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं डॉक्टर, तो उनकी कुछ ड्यूटी OPD में होती है, कभी इमरजेंसी में होती है, कभी ऑपरेशन थिएटर में होती है, कभी जनरल ड्यूटी होती है, कभी हॉस्पिटल मैनेजमेंट करते हैं। और जितना आप उनके साथ इंटरैक्ट करेंगे, आपको उनकी लाइफ से उतना ही ज्यादा फेमिलियरिटी होगी, और यही फेमिलियरिटी आपकी स्टोरीज में आपकी लर्निंग स्ट्रेंथ और आपकी जनरल पर्सनैलिटी के रूप में उभरेगी। तो फ्रेंड्स, इस बात को आप अच्छी तरीके से मान लें कि आपकी स्टोरीज बिल्कुल स्पॉन्टेनिटी के साथ निकलनी चाहिए। आप अपनी स्टोरीज के पहले कोई इस तरीके की चीज की हाँ मेरी स्टोरीज मेरी PIQ से बिल्कुल ही मिलती जुलती हो, ऐसा कुछ आप कर ही नहीं सकते। इसे मैं अंग्रेजी में कहूं तो इट इज इजियर सेड देन डन। PIQ का पर्पस दूसरा होता है। साइकोलॉजी में एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि आपकी अपब्रिंगिंग, द इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरमेंट affects your personality, affects your reaction pattern, affects your achievements। तो आपका एनवायरमेंट कैसा है,
सपोर्टिव है, या एनवायरनमेंट में कुछ डिप्राइवेशंस हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। ये चैलेंजेस और लिमिटेशंस आपके रिस्पॉन्स पैटर्न को प्रभावित करते हैं, और इसीलिए साइकोलॉजिस्ट और इंटरव्यूइंग ऑफिसर दोनों ही आपके पीआईक्यू को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। पीआईक्यू में फैक्ट्स हैं। आपकी लर्निंग एक क्वालिटेटिव लर्निंग है। यू हैव जस्ट नॉट लर्न अबाउट सर्टन फैक्ट्स। मान लीजिए, एक अनदर एग्जाम्पल के साथ हम इस बात को देखते हैं। आपने कंसिस्टेंटली राइट फ्रॉम योर क्लास 10th टिल योर ग्रेजुएशन यू हैव कंसिस्टेंटली स्कोर्ड हाई। ये आपके पीआईक्यू का फैक्ट है। ये पीआईक्यू का फैक्ट बताता है कि आप एकेडमिकली फोकस्ड थे उस समय, और आपने हार्ड वर्क किया। आपको हार्ड वर्क करने की, आपको कठिन परिश्रम करने की आदत है। आपकी पढ़ाई के लिए स्ट्रेटेजी सही है। यू हैव अप्लाइड करेक्ट स्ट्रेटेजी, यू हैव वर्कड हार्ड, एंड यू हैव गॉट हाई अचीवमेंट मोटिवेशन। तो पीआईक्यू का ये फैक्ट कि आपने कंसिस्टेंटली हाई मार्क्स, यू हैव शोन ओनली द मार्क्स इन द पीआईक्यू, बट उससे जो लर्निंग हुई, उससे जो आपकी हैबिट बनी हार्ड वर्क करने की, उससे आपका अचीवमेंट मोटिवेशन जो हुआ, स्टोरीज इनसे लिखी जाती हैं, नंबर्स से नहीं लिखी जाती। समझने की कोशिश कीजिए। इसी तरीके से लाइफ में जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, आपकी स्टोरीज और आपकी इमेजिनेशन उनसे लिंक होती है, न कि पीआईक्यू के फैक्ट से। इसलिए प्लीज इस तरीके की प्रिस्क्रिप्शन से प्लीज बचिए। इनका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि ये आपकी इमेजिनेशन को, आपकी कल्पना को, आपकी क्रिएटिविटी को बहुत ही लिमिटेड कर देती। अगर आप इस तरीके के नुस्खों के ऊपर विश्वास करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी स्पॉन्टेनिटी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगी। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिए। लास्ट में मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर लास्ट की स्लाइड में दिया हुआ है, और आप सभी को पता है कि न केवल इस चैनल पर मैं आपको एसएसबी और उससे जुड़े हुए प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों के बारे में मैं ऑथेंटिक जानकारी में दे रहा हूं, इसके साथ साथ मैं कैंडिडेट्स के लिए गाइडेंस और डोजियर इवैल्यूएशन प्रोग्राम भी मैं चलाता हूं। अभी मेरा एक बैच चल रहा है, मार्च का पहला बैच। इट इज इन प्रोग्रेस एंड इट विल कंक्लूड अराउंड 14th ऑफ मार्च। दूसरा मेरा बैच 18 मार्च से शुरू होगा। इन केस यू वांट टू ज्वाइन द गाइडेंस प्रोग्राम और यू वांट टू हैव योर डोजियर असेसमेंट, प्लीज कॉन्टेक्ट मी। प्लीज इस तरीके की इंफॉर्मेशन वाले, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा करके लाइक करें, कमेंट करें, इंटरैक्ट करें। बेस्ट विशेस। थैंक यू।